प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आप जानते हैं कि वर्तमान सत्र में सभी सरकारें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुकूल पाठ्यक्रम में बदलाव कर रही हैं। इसी के क्रम में वर्ष 2022-23 में कक्षा 10 के हिंदी विषय का मॉडल पेपर भी परिवर्तित हो जाएगा। वह मॉडल पेपर कैसा होगा, उसका एक रूप आपके सामने है। अब प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होगा। पहला जो खंड होगा वह बहुविकल्पी प्रश्नों का होगा और दूसरा खंड वर्णनात्मक प्रश्नों का होगा। पूर्व की तरह 30 अंक का प्रोजेक्ट कार्य रहेगा। इस तरह से 70 अंक लिखित परीक्षा के और 30 अंक प्रोजेक्ट कार्य के आंतरिक मूल्यांकन के कुल मिलाकर 100 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। इसके क्या नियम होंगे आप देख लें। 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा पूर्व की तरह, जिसमें 15 मिनट परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होगा, खंड अ और खंड ब। खंड अ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जो एक अंक के होंगे, प्रायः 20 प्रश्न होंगे। और खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित होंगे। यह प्रश्न पत्र कुल 70 अंक का होगा। परिवर्तन यह है कि जो खंड अ के 20 प्रश्न हैं बहुविकल्पी, इनका उत्तर आपको OMR शीट पर देना होगा, जैसा आप कक्षा 9 में दे आए हैं। यदि आपने उस वीडियो को न देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है कि OMR शीट पर डाटा कैसे भरें, उसे आप देख सकते हैं। तो आइए खंड अ की शुरुआत करें। पहला प्रश्न, हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास है, 1 अंक का है। आप जानते हैं कि इसका सही उत्तर है ब, मैला आंचल। यदि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास पूछा जाएगा तो ये परीक्षा गुरु हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, हिंदी की प्रथम कहानी है, इसका सही उत्तर है स, इंदुमती। तीसरा प्रश्न, उपन्यास सम्राट कहा जाता है, इसका सही उत्तर है द, मुंशी प्रेमचंद को इन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है, जबकि एकांकी सम्राट रामकुमार वर्मा को कहा जाता है। निम्न में से शुक्ल युग के लेखक नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछ रहा लेखक नहीं है। आप जल्दी में लेखक नहीं चुनेंगे, जो इस युग के लेखक नहीं है उन्हें चुनना है। और इसका सही उत्तर होगा अ, प्रताप नारायण मिश्र, क्योंकि भारतेंदु युग के लेखक हैं। 5वां प्रश्न, निम्न में से शुक्ल युग की पत्रिका है, अर्थात कौन सी पत्रिका शुक्ल युग की है, इसका सही उत्तर है अ, हंस। इसके संपादक प्रेमचंद थे। विस्तार से बचने के लिए हमने बहुत संक्षेप में उत्तर दिया है। इसका विस्तार आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यद्यप जो कादम्बनी आप देख रहे हैं ये शुक्लोत्तर युग की पत्रिका है, इंदु द्विवेदी युग की और हिंदी प्रदीप भारतेंदु युग की। प्रश्न संख्या 6, जो छठा प्रश्न है वो कुछ इस तरह से है, आनंद कादम्बिनी के संपादक थे, इसका सही उत्तर है स, बदरी नारायण चौधरी प्रेमघन। 7वां, निम्न में से सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, इसे आप बड़े आसानी से पहचान लेंगे, द, महावीर प्रसाद द्विवेदी। 8वां, चरण कमल बंदव हरिराई में अलंकार होगा, यह भी आप आसानी से पहचानेंगे, ब, रूपक अलंकार, क्योंकि यहाँ चरण में कमल का आरोप है। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। गुलाब राय प्रसिद्ध कवि हैं, पहला कथन। दूसरा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रख्यात निबंधकार और आलोचक हैं। तीसरा, अर्धनारीश्वर के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। और चौथा, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का महाकाव्य है। तो गुलाब राय कवि नहीं है, गद्यकार हैं। रामचंद्र शुक्ल जी प्रख्यात निबंधकार और आलोचक हैं, विकल्प सही है। जबकि अर्धनारीश्वर प्रसाद जी की रचना नहीं है, बल्कि रामधारी सिंह दिनकर जी की है। और गुनाहों का देवता भी महाकाव्य नहीं बल्कि उपन्यास है, धर्मवीर भारती जी का। 10वां प्रश्न, हासही को दंगा भयो नंगा के विवाह में, इसमें रस है, 1 अंक के सभी प्रश्न हैं। इसमें कौन सा रस है चुनना है आपको, और सही उत्तर है ब, हास्य रस। इसमें भगवान शिव के विवाह का वर्णन है।
प्रसंख्या 11, जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करिवर बदन के दोनों चरणों में मात्राएं हैं। आप जानते हैं सोरठा छंद है और सोरठा और दोहा दोनों में कुल 24 मात्राएं होती हैं। सोरठा में 11 और 13 के क्रम में और दोहा में 13 और 11 के क्रम में। तो इसमें कुल 24 मात्राएं, चूंकि दोनों मात्राओं को पूछ रहा है, प्रथम चरण का भी और द्वितीय चरण का भी, तो यहाँ उत्तर सही होगा 24 मात्राएं। त्रिफला का समास विग्रह होगा 12वां प्रश्न। तो त्रिफला आप देखकर ही समझ गए होंगे, त्रि माने 3, फला 3 फलों का समूह या समाहार, तो 3 फलों का समूह आप इसे चुनेंगे। प्रसंख्या 13, सपना का तत्सम रूप होगा, इसका सही उत्तर होगा स्वप्न। 14, अनल आग पावक आदि कहलाते हैं, इसका सही उत्तर होगा अपर्यायवाची, जो कि ये अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं। 15, वृक्ष का पर्यायवाची शब्द होगा पेड़, पादप, तरु, और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी, और यही सही भी है, वृक्ष के ये सभी पर्याय हैं। 16वां, मध्वरी में संधि होगी, तो ध्यान रखिएगा यहाँ संधि का आपसे नाम पूछा है और इसका सही उत्तर होगा यण संधि। इसका संधि विच्छेद होता है मधुधन अरिह। तदैव का संधि विच्छेद होगा प्रसंख्या 17, तो इसका सही उत्तर होगा तदाधन एव। इसी तरह से सदैव का होता है सदाधन एव। 18, फलेन रूप है फल का, इसका सही उत्तर होगा तृतीया विभक्ति एक वचन। जब आप रूप पढ़ेंगे तो तृतीया एक वचन में आपको फलेन ये मिलेगा। प्रसंख्या 19, पठंति रूप है पठ धातु का, तो आप जानते हैं कि इसमें लकार, पुरुष और वचन खोजना होता है, तो इसका सही उत्तर है ब लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन का है। प्रसंख्या 20, हसिष्यति किस लकार का रूप है, इसका सही उत्तर है लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। आपसे केवल लकार पूछा गया है, इसलिए आप केवल लकार चुनेंगे। तो इस तरह से इन 20 प्रश्नों का जो सही उत्तर है उस विकल्प को आप OMR शीट पर रंग कर उत्तर देंगे और कक्षा 9 में आपने इसको किया है। कोई भ्रम होगा तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो के लिंक है, उसे आप दोबारा देख सकते हैं। अब आइए खंड ब पर, जो वर्णनात्मक है और 50 अंक का है। कुछ प्रश्न पहले से यथावत हैं और कुछ का रूप बदला गया है। तो प्रसंख्या 21, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी 2 गद्यांश दिए जाएंगे, किसी एक को आपको चुनना होगा, चाहे अथवा के ऊपर चाहे अथवा के नीचे, और उसके नीचे 3 प्रश्न होंगे, उन तीनों का आपको उत्तर लिखना होगा। प्रत्येक 2 अंक का होगा। इस तरह से यह प्रश्न कुल 6 अंकों का है। तो यहाँ पहला जो आपका गद्यांश है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी वह पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनत के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नत की ओर उठाती जाएगी। ये आपका गद्यांश है। गद्यांश को देखने के बाद आप इसे अपनी पुस्तिका में मिलाएंगे, अपनी किताब से देखेंगे तो ये मित्रता पाठ में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप उत्तर लिखते समय संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत सार गर्भित गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड के अंतर्गत मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक प्रसिद्ध निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ रेखांकित अंश है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। आप देख रहे हैं केवल यही हिस्सा यहाँ रेखांकित है, तो आपको इतने का ही उत्तर भी देना है। तो कुछ इस तरह से उत्तर लिखें। पहले आप संकेत लिख दें, इसे उत्तर आप दूसरा डालें, फिर संकेत लिखकर कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है इसे उतार दीजिए, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालिए और तब लिखना शुरू करिए। प्रसिद्ध निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं
कि मानव जीवन पर संगत का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। अच्छी संगत से व्यक्ति अच्छा और बुरी संगत से बुरा बन जाता है। बुरी संगत का असर इतना तीव्र होता है, वह घातक बुखार की तरह होता है कि व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है, अथवा बुरी संगत का असर तीव्र बुखार की तरह अत्यंत हानिकारक होता है। इस तरह से आपको इसका उत्तर लिखना है। अब तीसरा प्रश्न देखें, और तीसरा प्रश्न है, कुसंग के ज्वर को सबसे भयानक क्यों कहा गया है? उत्तर, कुसंग के कारण व्यक्ति की बुद्धि व विवेक नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण वह सदाचार के मार्ग से दूर हो जाता है। वह उचित अनुचित और अच्छे बुरे का विवेक खो देता है। इसीलिए कुसंग के ज्वर को सबसे भयानक कहा गया है। इस तरह से आप उत्तर लिखेंगे। अगर दूसरे की बात करें, जो ख है, जिनमें से किसी एक को ही करना है, तो आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। ये भारतीय संस्कृत पाठ का है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसके लेखक हैं। आप इसका उत्तर वहां जाकर पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट में सभी पाठ्य सामग्री व्यवस्थित है। अब आए प्रश्न संख्या 22, और 22वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी 2 पद्यांश दिए जाएंगे और उनमें से किसी एक को आपको चुनना होगा, और उसके नीचे 3 प्रश्न होंगे जिनका आपको उत्तर देना होगा। प्रत्येक 2 अंक का होगा। इस तरह से इसके लिए भी कुल 6 अंक निर्धारित हैं। पहले यहाँ केवल व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य लिखा जाता था, किंतु अब इसका रूप बदल गया है। ये नया परिवर्तन हुआ है। पूर्व में आप देखेंगे तो संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य ही इससे पूछे जाते रहे हैं। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कहि समुझाई, सौह दे बूझत साँच न हासी। को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसे बरन भेष है कैसो, किह रस में अभिलाषी। पावै गो पुनि क्यों आपनो, जौरे करौग गांसी। सुनत मौन होय रहे बावरे, सूर सबय मति नासी। जैसे ही आपने इसको पूरा पढ़ा, आप समझ गए कि सूरदास जी के पाठ से ये लिया गया है। अब उत्तर क्या देने हैं? तो नीचे 3 प्रश्न हैं इसके, जिनका आपको उत्तर देना है। पहला है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप हेडिंग डालिए संदर्भ, और फिर कुछ इस तरह से लिखिए, प्रस्तुत सुललित, सारगर्भित एवं मार्मिक काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड के अंतर्गत पद शीर्षक से अवतरित हैं। इसके रचयिता कृष्ण की बंसी की मधुर तान को सुनाने वाले महाकवि सूरदास जी हैं। दूसरा प्रश्न, गोपियां किससे निराकार ब्रह्म के विषय में पूछ रही हैं? तो यहाँ गोपियों का उद्धव जी से संवाद हो रहा है, तो उत्तर भी ये होगा कि गोपियां उद्धव जी से निराकार ब्रह्म के विषय में पूछ रही हैं। तीसरा प्रश्न, गोपियों ने किन तर्कों द्वारा उद्धव जी को निरुत्तर कर दिया? तो इसका उत्तर इसी पद में छिपा है। अब आपको कुछ इस तरह से लिखना है कि गोपियों ने सगुण ब्रह्म की तरह उद्धव जी से निर्गुण ब्रह्म के माता पिता, पत्नी, दासी, निवास स्थान आदि के विषय में पूछकर उन्हें निरुत्तर कर दिया। सगुणेश्वर जैसे श्री राम, श्री कृष्ण, इनके माता पिता सबका वर्णन किया जा सकता है, लेकिन निर्गुण ब्रह्म अनादि है, अनंत है, अजन्मा है, उसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसलिए गोपियों ने जब ये तर्क दिए तो उद्धव जी निरुत्तर हो गए। इस तरह से आप उत्तर लिखेंगे। इसी का अगर ख कहें, अगर आपने इसको नहीं किया, नीचे करना चाहें, तो निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन संबल। इस तरह से पूरी कविता जब आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि यह स्वदेश प्रेम शीर्षक से अवतरित है और इसके रचयिता रामनेस त्रिपाठी जी हैं। यदि आप इसे करना चाहते हैं तो उस पाठ में इसकी सामग्री आपको मिलेगी। हम वीडियो के विस्तार से बचने के लिए इन सब चीज़ों को संक्षेप में ले रहे हैं। प्रश्न संख्या 24 पर आइए। प्रश्न संख्या 24 नहीं बल्कि 23, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ध्यान रखिएगा कि आपका जो गद्यांश है और पद्यांश है, दोनों ही 4-4 अंक के हैं। 1 अंक का संदर्भ है और 3 अंक का हिंदी अनुवाद। इस तरह से 4-4 अंक के प्रश्न हैं। तो इसमें भी 2 गद्यांश दिए जाएंगे, किसी एक को आपको चुनना होगा और
उसका संदर्भ और हिंदी में अनुवाद लिखना होगा। तो गद्यांश देखें। एषा नगरी भारतीय संस्कृतेः संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति इति एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। मुगलयुवराजः दाराशिकोः अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यत् तेन उपनिषदाम् अनुवादः पारसी भाषायां कारितः। ये आपका गद्यांश है। लिखेंगे कैसे? तो पहले आप संकेत हेडिंग डाल देंगे और ऐसा नगरी डाट डाट करके कारितः ये उल्लेख कर देंगे, जिससे पता चले कि आपने अथवा के नीचे या ऊपर कौन सा लिया है। तो संकेत हो गया। फिर आप संदर्भ लिखेंगे हेडिंग और उसमें लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी पाठ से लिया गया है या अवतरित है। फिर आप तीसरी हेडिंग डालेंगे हिंदी अनुवाद। यद्यप उस पाठ में विस्तार से इसका वर्णन है, लेकिन यह संक्षेप में आप अनुवाद देख लें। यह नगरी भारतीय संस्कृत एवं संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सर्वत्र फैला। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहीं आकर भारतीय दर्शन और शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह इनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने इन उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया या करवाया। अब अगर अथवा आप करना चाहते हैं मानव जीवनस्य संस्करणम, तो भारतीय संस्कृत पाठ का है। उस पाठ में जाकर आप इसे विस्तार से पढ़ सकते हैं। इसी प्रश्न का जो ख है उसमें श्लोक पूछा जाता है कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ भी 1 अंक संदर्भ के लिए, 3 अंक हिंदी अनुवाद के लिए और कुल 4 अंक निर्धारित हैं। आपका श्लोक है माता गुरुतुरा भूमेः खात पितोच्चतरस्तथा मनः शीघ्रतरम वातात चिंता बहुतरी तृणात्। यहाँ भी आप पहले संकेत लिखें और संकेत लिखकर माता डाट डाट तृणात् कर दें। फिर संदर्भ लिखें। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत जीवन सूत्रांश पाठ से अवतरित है या उद्धृत है। फिर हेडिंग डालें हिंदी अनुवाद। और हिंदी अनुवाद कुछ इस तरह से होगा। युधिष्ठिर यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं माता भूमि से अधिक भारी है और पिता आकाश से भी अधिक ऊंचा है। मन वायु से भी तेज चलने वाला है और चिंता तीनकों से भी अधिक दुर्बल बनाने वाली है। अगर आप इसका अथवा करना चाहेंगे मानम हित्वा प्रियो भवत, सामने आपको दिखाई दे रहा है। अगर ये करना चाहते हैं तो इसको आप संबंधित पाठ में जाकर विस्तार से देख सकते हैं। यह भी इसी पाठ का है। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी 2 रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 3 अंक का जीवन परिचय है, 1 अंक रचना के लिए है। इस तरह से 4 अंक का ये प्रश्न है। ध्यान रखिएगा कि जीवन परिचय 4-5 पंक्तियों में, 6 पंक्तियों में आपको देना है और कोई 2 रचनाएं उल्लेख कर देनी है। 1, 2, 3 इस तरह से कम 3 दिए रहेंगे। तो इनमें से किसी एक को आपको चुनना है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, किसी एक का आप चुन लेंगे और उनका जीवन परिचय और उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का उल्लेख करेंगे। इसका जो 24 का ख है उसमें किसी एक कवि का जीवन परिचय पूछा जाएगा और उनके भी किन्हीं 2 रचनाओं का आपको उल्लेख करना होगा। यह भी 4 अंक का है, 3 अंक जीवन परिचय के लिए और 1 अंक रचना के लिए। गोस्वामी तुलसीदास, मैथिलीशरण गुप्त, महादेव वर्मा, इसी तरह से 3 आपके कवि दिए रहेंगे। किसी एक को आपको चुनना है, उनका जीवन परिचय और 2 रचनाओं का उल्लेख करना है। प्रश्न संख्या जो 25 है उसमें एक श्लोक लिखना होता है जो प्रश्न पत्र में न आया हो। प्रश्न कुछ इस तरह से आता है अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। 2 अंक का होता है। ध्यान रखिएगा कि आपकी किताब का हो, बाहर का ना हो और प्रश्न पत्र में न आया हो। इसलिए आपको कम से कम 3 श्लोक याद रहने चाहिए। चूंकि 2 प्रश्न पत्र में आएंगे जिनमें से एक का आपको हिंदी अनुवाद करना है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपने जो 2 याद किया वही दोनों आ जाएं। तो 3 आपको याद रहना चाहिए। अगर प्रश्न संख्या 26 की बात करें
तो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। आपको संस्कृत में उत्तर लिखना है, 9 में आप लिखाए हैं। 2 प्रश्न देने हैं, 2-2 अंक का उत्तर होगा और इस तरह से 4 अंक का ये प्रश्न होगा। प्रश्न कुछ इस तरह से पूछे जाएंगे, बीरः केन पूज्यते, इसका उत्तर होगा बीरः बीरेण पूज्यते। कुत्र मरणम मंगलम भवति, तो इसका उत्तर बहुत ही संक्षेप में आपको लिखना है, वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति। ये जो प्रश्न हैं ये भी संस्कृत खंड में दिए गए हैं, वहाँ से प्लेलिस्ट से आप इनका उत्तर आसानी से देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 27 2 खंडों में बटा हुआ है। खंड क और खंड ख दोनों खंड 1-1 अंक के हैं। खंड क में उपसर्ग पूछा जाएगा। निम्नलिखित उपसर्गों में से किसी एक के मेल से एक शब्द बनाइए। कम से कम 3 दिए जाएंगे, जैसे यहाँ अधि, परि और सु दिया गया है। उत्तर लिखते समय आप पहली तरफ उपसर्ग लिखिएगा, दूसरी तरफ उपसर्ग से बने शब्द लिखिएगा, फिर जिसको चुनना है, मान लीजिए अधि चुन रहे हैं तो जैसे है इसी तरह से आप लिख देंगे वहाँ अधि, और फिर उपसर्ग से बने शब्द की तरह अधिकार लिखेंगे उस तरफ। ख में प्रत्यय पूछा जाएगा, तो इसकी भी हेडिंग इसी तरह से बनाइएगा, पहले तरफ प्रत्यय, दूसरी तरफ प्रत्यय से बने शब्द, और जिसे चुनना है, मान लीजिए हमने इसको चुना तो आप इसी तरह से वहाँ प्रत्यय के नीचे लिख देंगे, ये गिनती भी लिखेंगे और ता भी लिखेंगे, और प्रत्यय से बने शब्द के नीचे मानवता या सुंदरता जो भी आप लिखना चाहें एक लिख देंगे। ये भी 3 आएंगे, जैसे ता है, तो है, पन है। इन चीज़ों को आपको केवल ध्यान रखना है, बहुत सरल होते हैं। प्रश्न संख्या 28 निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 4 दिए जाएंगे, 3 से कम नहीं दिया जाएगा। आपको 2-2 अंक के ये प्रश्न होंगे, 4 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। जैसे विवेक पुस्तक पढ़ता है, इसका अनुवाद होगा विवेकः पुस्तकम पठति। अभ्यास से विद्या बढ़ती है, अभ्यासेन विद्या वर्धते। घनश्याम प्रतिदिन विद्यालय जाता है, घनश्यामः प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छति। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। किंतु आपको 2 का ही उत्तर लिखना है, 2-2 अंक के प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 29 निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखिए। इसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं, जैसे स्वदेश प्रेम, विज्ञान वरदान या अभिशाप, पर्यावरण प्रदूषण, वैश्विक महामारी कोरोना। इनमें से कोई एक आएगा या इससे अधिक भी आ सकते हैं, किंतु ये 4 दिए जाएंगे और इस पर आपको अभी और पाठ्यक्रम उपलब्ध हो जाएगा। निबंध के लिए प्लेलिस्ट में निबंध खंड उपलब्ध है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो कोई एक आप चुनेंगे, उस पर रूपरेखा लिखेंगे, अर्थात भीतर जो मैटर दे रहे हैं उसको एक प्रारूप प्रस्तुत करेंगे और कम से कम 2 से 2.5 पृष्ठ में उसे विस्तारित करेंगे। प्रश्न संख्या 30 और प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये भी 5 अंक का होगा। और ध्यान रखिएगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग मंडलों में अलग अलग खंड काव्य चलते हैं, इसलिए आपको भ्रमित नहीं होना है। आपके मंडल में जो खंड काव्य चलता है आपको उसी के प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसे प्रयागराज में अग्रपूजा चलता है, तो इसमें कुछ इस तरह से प्रश्न बनेंगे। अग्रपूजा खंड काव्य के द्वितीय सर्ग का सारांश लिखे, किसी एक सर्ग का पूछा जा सकता है। अथवा अग्रपूजा खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। इसी तरह से जितने भी खंड काव्य हैं उनके नाम देकर प्रश्न पूछे जाएंगे और आप अपने जिले में चलने वाले खंड काव्य का चयन करेंगे और उस पर आधारित किसी एक प्रश्न का उत्तर देंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने मॉडल को अच्छी तरह से समझ लिया होगा और इस तरह से आप तैयारी करना शुरू करें। धीरे धीरे और पाठ्य सामग्री आप तक पहुंचती जाएगी। अगर पाठ्य सामग्री खोजने में दिक्कत हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पर भी लिंक प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।